नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे इज़राइल और गाज़ा के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे इज़राइल राष्ट्र का निर्माण हुआ, 2000 सालों का यहूदियों का क्या इतिहास रहा है, कैसे गाज़ा बना, कैसे वेस्ट बैंक बना, इन सब पे मैंने आपसे विस्तार से चर्चा करके बताया था। और मैंने उसमें आखिर में ये बात आपसे बोली थी कि कमेंट करके आप जो भी सवाल जानना चाहें आप खुल के पूछिएगा। तो मोटा-मोटा जो कुल मिला के जो सवाल थे, सवाल तो बहुत अधिक थे, लेकिन मुझे लगता है कि 3 सवालों में उनके जवाब आ जाएँगे सभी के। तो इसलिए मैंने उन 3 सवालों को निकाला। तो पहला जो सवाल था उसमें ये कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफ़रत क्यों करता था? और दूसरा सवाल पूछा गया है कि दोनों देश इज़राइल और गाज़ा में कौन दोनों में सही है? और तीसरा जो सवाल था कि भारत किस देश के साथ आपको बताऊं, पहला सवाल का जवाब दूं तो हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हिटलर यहूदियों को अपने देश में चुन चुन कर मारता था और इतनी यातनाएं देता था कि सहन करने की सहन शक्ति किसी के पास ना हो। ऐसी यातनाएं देकर उन्हें मारा गया यहूदियों को, और बहुत ही बुरी तरीके से उन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए गए। उन्हें उन्हें कैंप बनाए जाते थे, उन कैंपों में उन्हें लाकर भर दिया जाता था, कमरों में भर दिया जाता था और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। ऐसी ऐसी यातनाएं यहूदियों को दी जाती थी। तो इसका कारण बेसिकली ऐसा एक एक कारण समझ में नहीं आया कि ये इस कारण से हिटलर यहूदियों से नफरत करता है। मैं उसके बारे में बताऊं तो आपको ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक और ऐसे और भी कई कारण हैं। तो इन उनमें से मिलाकर अगर मैं देखूं तो कुछ 3 कारण मैंने निकाले जिन कारणों से समझ में आता है कि यहूदियों से नफरत का क्या कारण था। पहला ये कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें हिटलर का ये मानना था कि यहूदियों ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेरी हार हुई और इसलिए वो यहूदियों से नफरत करने लगा। दूसरी जो बात निकल के आती है कि यहूदी जो थे बहुत ही एजुकेटेड लोग थे, इंटेलिजेंट थे, पैसे वाले थे। तो जाहिर सी बात है कि पैसे वालों से और जो होशियार इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनसे हर आदमी जेलसी रखता है, डरता है। तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर थी कि आने वाले समय में ये मुझे कहीं ना कहीं मेरे साथ ये गद्दारी कर सकते हैं या मुझसे आगे निकल सकते हैं। तो इसीलिए भी वो अपने देश से जहां उसने कब्जे किए थे, जहां उसने अपने साम्राज्य फैलाया यूरोपियन में, उन वहां से वो सभी यहूदियों को हटाना चाहता था और उन्हें मारना चाहता था। और तीसरा एक जो कारण है कि जो जर्मन, क्योंकि नाजी जो सेना थी वो जर्मन थी और हिटलर भी जर्मन का था, तो ये एक कंपटीशन की भावना थी और जो भी जर्मन जो भी काम करते थे वो यहूदियों को पसंद नहीं आता था। ऐसी सोच हिटलर की थी और हर जगह उनका विरोध किया करते थे यहूदी। ये हिटलर के दिमाग में कहीं ना कहीं था, इस बात थी उसके अंदर। इसीलिए वो ये सब कारणों से यहूदियों से नफरत करता था और यहूदियों को उसने अपने देश से निस्तनाबूद खत्म करने का ठान लिया था और लगभग उसने लाखों लोगों को मारा। उसमें महिलाएं भी थे, बच्चे थे, सभी को उसने मारा। दूसरे जो सवाल पे आता हूं कि दोनों देश इजराइल और गाजा में आखिर सही कौन है। तो अगर इजराइल और गाजा की अगर मैं बात करूं तो 1948 में जब यूएन में ये प्रस्ताव रखा गया था कि किस भूमि पर कितना किसको दिया जाना चाहिए, उसी हिसाब से बंटवारा किया गया था। लेकिन फिलिस्तीनियों को ये कभी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी ज़मीन पे इजराइलियों को या यहूदियों को क्यों बसाया गया है, और वो लगातार उन पर हमले करते रहे। और ये हमलों का फ़ायदा उठाकर जो इजरायली थे, जो यहूदी थे, उन्होंने अपनी सेना को मजबूत कर लिया था। हर चीज़ से वो सक्षम थे, पैसे से, तकनीक से। तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और जब भी फिलिस्तीनी हमला करते थे यहूदी उसका जवाब देते थे और हमेशा उनका कब्जा जो है लगातार बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से जो फिलिस्तीन कम होते चले गए, सिकुड़ते चले गए, सिमटते चले गए, और जो यहूदी है, इजराइल का जो फैलाव है तो वो बढ़ता चला गया। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हर देश की सीमाएं निश्चित होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश को एक सीमाएं बताना होती हैं कि उसका देश की सीमाएं कहाँ कहाँ तक है, वो कहाँ कहाँ तक फैलाव है। लेकिन इजराइल ने कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया। उसने कभी नहीं बताया कि मेरी ये सीमाएं हैं। क्यों? क्योंकि हर 2-5 साल में वो अपनी सीमाओं को बढ़ा लेता है। जब भी यहाँ से गाजा या हमास के लोग हमला करते हैं,
वो हमले का जवाब अच्छी पुरजोर तरीके से देता है, और जैसे ही आगे बढ़ता है और उनकी ज़मीन पर कब्जा फिर छोड़ता नहीं है, क्योंकि उस ज़मीन को हासिल कर लेता है। और उसकी सीमाएं लगातार 1948 में, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि भारत की आज़ादी के 1 साल बाद आज़ाद हुआ था जो इजराइल है। और इजराइल की जनसंख्या भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि लगभग 1 करोड़ है, उसमें से 14% मुस्लिम की जनसंख्या है। अब 1 करोड़ आप समझ सकते हैं, भारत की जनसंख्या मतलब एक महानगर, आप बेंगलोर को देख सकते हैं, बेंगलोर भी 1 करोड़ मतलब ज़्यादा होगा 1 करोड़ से, 1 करोड़ से भी कम, और उसमें भी 14% की जो आबादी है वो मुस्लिमों की आबादी है, फिर भी वो मजबूती से खड़ा हुआ है। तो अगर मैं दोनों को देखूं तो दोनों के पक्ष अपने अपने हैं, क्योंकि गाजा जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो इनको कभी स्वीकार नहीं करते हैं, और इजराइल अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में उसका कहीं भी देश नहीं है, एकमात्र राष्ट्र उसका है जहां वो अभी रह रहा है, तो इसलिए वो अब उस देश को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो कहीं नहीं जा पाएगा, इसलिए अपनी जगह पर इजराइल सही है, और गाजा जो है फिलिस्तीनी जो लोग अपने संघर्ष कर रहे हैं, तो इसलिए लगातार दोनों का संघर्ष हो रहा है। इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह मैं बोल सकता हूं कि सही है, मतलब किसका, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन पर ये मसला चल रहा है, तो अगर गाजा जो है, अगर गाजा में जो हमास संगठन काम कर रहा है, अगर वो हमास संगठन शांति वार्ता से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को सुलझाने का काम करे, बजाय इसके कि वो 1,500 2,000 रॉकेट फेंकने की बजाय अगर वो शांति वार्ता से काम करे, तो हो सकता है उसके साथ कई देश आके खड़े हों। लेकिन उसकी छवि लगातार एक उसकी हो गई है कि वो एक आतंकवादी संगठन है, इसलिए एक हर देश उन्हें की मदद और उनके साथ खड़े होने में भी कतराता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि दोनों अपना काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि यूएन की तरफ से इसका निपटारा जरूर किया जाएगा। अब जो तीसरा सवाल था कि भारत किसके साथ खड़ा हुआ है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल और वाजिब सवाल लगा मुझे कि भारत इस समय किसका साथ दे रहा है, इजराइल का या फिलिस्तीनियों की। तो अब मैं अगर बात करूं तो मैं थोड़ा सा पुराने दौर में जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं केवल मोदी जी के बारे में नहीं बताऊंगा कि मोदी जी किसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इसमें भी लोगों के, अभी अगर आप देख रहे होंगे तो सोशल मीडिया पे लगातार हमारे भारत में ही दो फड़े बटे हुए हैं, और कोई आई सपोर्ट फिलिस्तीन कर रहा है तो कोई आई सपोर्ट इजराइल कर रहा है, तो हमारे देश में भी लगातार दोनों तरफ बटे हुए हैं। तो मैं मोदी जी के बारे में न बताते हुए पुराने प्रधानमंत्रियों को ही बताता हूं, और अंत में मोदी जी का स्टैंड भी बताऊंगा। तो मैं बात करता हूं पहले प्रधानमंत्री की, जो 1947 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू जी की। तो उस समय आप समझिएगा 1948 में इजराइल की मतलब इजराइल गठित हुआ, उसके पहले ही उन्होंने, जब यूएन में प्रस्ताव चल रहा था कि इजराइल को राष्ट्र घोषित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने अपना बयान जारी किया था कि इजराइल, ये यहूदी एक ऐसा धर्म है जिस पर पूरे विश्व में यातनाएं जितनी दी गई हैं वो किसी धर्म या कौम पर नहीं हुई हैं, और ये बहुत ही सताए लोग हैं, इसलिए इन्हें अपनी जगह मिलनी चाहिए और इनका देश बनना चाहिए। तो ये देश के पहले प्रधानमंत्री ने बोला। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं, जब ये झगड़े बढ़ते गए और इजराइल बनने के बाद फिलिस्तीनियों पर जब लगातार यहूदियों के बीच में और फिलिस्तीनियों के बीच में संघर्ष होता रहा और उनकी ज़मीन पर जब कब्जा किया गया, तब नेहरू जी ने फिलिस्तीनियों के पक्ष में एक बयान जारी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिलिस्तीनियों को जो ज़मीन दी गई थी उस पर उनके ऊपर संघर्ष नहीं करना चाहिए, और उन्होंने डटकर फिलिस्तीनियों का साथ दिया था, क्योंकि अरब देश उस समय जो सारे अरब की कंट्रियां थी वो भी फिलिस्तीनियों के साथ थी, इसलिए नेहरू जी ने उनके साथ भी खड़े रहे। तो मैं उसके बाद बात करूं तो नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, फिर अटल जी आए, ये सभी लोगों ने सदे बदे बयान जारी किए और कभी भी किसी एक देश के साथ खड़े ना होकर हमेशा हिंसा का विरोध किया। और ये बात मैं अटल जी की करूं और अभी 2014 के बाद अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी की, जो इजराइल गए, जो वहाँ के आपको पता होगे नेतन्याहू जी जो उनके देश के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। और हमने हमेशा लगातार जो है, क्योंकि रक्षा और तकनीक में इजराइल का कोई जोड़ नहीं है, तो हम लगातार उनसे जो रक्षा के और
लगातार आपने देखा होगा जो शस्त्र हैं ये सब हम उनसे लेते रहते हैं, तो इसीलिए हमारे संबंध और अच्छे होते चले गए। लेकिन मैं अभी की बात करूं, जो करंट का लेटेस्ट का जो प्रकरण हुआ, उसमें भी हमारे इधर के विदेश मंत्रालय से जो बयान जारी किया गया, क्योंकि पहले हमास ने गाजा से इजराइल के ऊपर आक्रमण किया गया, लगभग 1200 से 1500 मिसाइल दागी गई, और उसके जवाब में जब इजराइल ने फिर लगातार उनके ऊपर मिसाइलें मारना चालू की, तो सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थी। तो इसका काफ़ी देशों ने विरोध किया, और जिसमें फिर भारत ने भी विरोध किया कि हिंसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं, ये सीमा का एक विवाद है, आप बड़ी ध्यान से समझिए। जो इजराइल और गाजा का ये जो विवाद है, ये सीमाओं का विवाद है, और इस सीमाओं के विवाद में कहीं ना कहीं भारत भी उलझा हुआ है। हमारा अक्साई चीन चीन के पास है, पीओके पाकिस्तान के पास है, तो हम भी उस सीमाओं के विवाद में उलझे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी जो प्रकरण है वो यूएन के पास अभी चल रहा है, और यही जो इनका, अगर मैं इजराइल और गाजा की बात करूं तो इनका भी प्रकरण यूएन में है। अगर हम इस बात को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ देश जो ऐसे हैं जो हमारा साथ दे सकते हैं, वो शायद हमारा इस बात पे, अगर हम किसी एक देश का साथ देंगे तो वो हमारा देश, मतलब हमारे देश का भी साथ छोड़ सकता है और यूएन में हमारे पक्ष छोड़ सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी भी भारत ने सदाबदा बयान दिया है, और नेतन्याहू जी ने कुछ लगभग 15 से 20 देशों के फ्लैग अभी अपने समर्थन में जारी किए कि आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। और जो लिस्ट थी फ्लैग की, उन देशों में भारत का नाम कहीं नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि मैंने आपको वो कारण बताया कि हमारे विदेश मंत्रालय से क्या बयान जारी किया गया था। तो ये आज मैंने तीनों सवाल आप लोगों के सामने जो थे उनका उत्तर दिया। अगर आप फिर से कमेंट कीजिएगा कोई और किसी मुद्दे पर, अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। और कमेंट लेकिन ज़रूर करिएगा कि अच्छा लगा या कैसा लगा, वो ज़रूर बताइएगा समय समय पर। और मैं अगला वीडियो भी किसी अच्छे विषय पर आप लोगों को जानकारी साझा करूंगा कम समय में। नमस्कार।